हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंपल पेपर। आज हम सप्लाई और लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बात हमेशा दिमाग में रखना है कि आप जब भी डिमांड के बारे में पढ़ते हैं तो खुद को एक कंज्यूमर समझना है और एक कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से सिचुएशन को एनालाइज करना है। पर जब आप सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं तो खुद को एक प्रोड्यूसर या सेलर समझें और सिचुएशन को एज अ सेलर ही इमेजिन करना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक सप्लाई एंड लॉ ऑफ सप्लाई। के मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच प्रोड्यूसर्स और सेलर्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस एंड ऑफर फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब सप्लाई एक कमोडिटी की क्वांटिटी है जिसे प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने की एबिलिटी एंड विलिंगनेस रखता है और प्रोड्यूस्ड गुड्स कंज्यूमर को ऑफर करता है एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। इसको समझने के लिए यहाँ पे 3 एस्पेक्ट्स लिखा है। पहला एस्पेक्ट है सप्लाई इज अ डिजायर्ड क्वांटिटी, मतलब कि ये एक डिजायर्ड क्वांटिटी है, मतलब विलिंगनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स, मतलब प्रोड्यूसर कितना है विलिंगनेस रखता है प्रोडक्शन करने के लिए, सेल करने के लिए। नेक्स्ट है सप्लाई इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विथ रेफरेंस टू प्राइस। जिस तरह से एक कमोडिटी के डिमांड को एक प्राइस में एक्सप्रेस करते हैं, उसी तरह एक कमोडिटी के सप्लाई को भी हम प्राइस के रेफरेंस में ही एक्सप्रेस करेंगे। जैसे प्राइस चेंज होगा वैसे ही उसका सप्लाई भी चेंज होगा। नेक्स्ट पॉइंट है लाइक डिमांड सप्लाई इज अ फ्लो वेरिएबल, मतलब सप्लाई रेफर्स टू द अमाउंट विच प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल, मतलब ये क्वांटिटी है जो एक प्रोड्यूसर विलिंगनेस रखता है सेल करने के लिए, और कब, ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जैसे पर डे कितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, पर वीक कितना कर रहे हैं, पर मंथ, और सिमिलरली पर ईयर कितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं यूनिट। मतलब अगर एक सेंटेंस है, ठीक है, कि 200 कार का सप्लाई करना है, तो ये एक स्टेटमेंट बहुत ही इनकम्प्लीट है। इसको कंप्लीट करने के लिए हमें कैसे बोलना होगा कि ये एक सेंस लगे इसमें, हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा, उस कार का प्राइस मेंशन करना होगा कि एट व्हाट प्राइस द कार्स विल बी सोल्ड, और उसके साथ और क्या मेंशन करना होगा, एक स्पेसिफिक टाइम, मतलब कब तक इसकी डिलीवरी होगी। जब हम टाइम और प्राइस को मेंशन करेंगे कार्स के प्रोडक्शन के लिए, तभी ये सेंटेंस या स्टेटमेंट इट विल मेक सेंस। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल सप्लाई वर्सेस मार्केट सप्लाई। हमने सेम चीज़ डिमांड में भी डिस्कस की थी कि मार्केट डिमांड क्या है और इंडिविजुअल डिमांड क्या है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, बस इसको सप्लाई के पर्सपेक्टिव से देखना है। तो इंडिविजुअल सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ फर्म इज विलिंग टू प्रोड्यूस एंड ऑफर फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। तो हम यहाँ एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर या इंडिविजुअल फर्म के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि वो कितना क्वांटिटी किसी भी कमोडिटी का प्रोड्यूस करना चाहता है एट पर्टिकुलर प्राइस एंड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड। नेक्स्ट है मार्केट सप्लाई। पहले हमने इंडिविजुअल फर्म या प्रोड्यूसर के बारे में डिस्कस किया, यहाँ पे मार्केट है, मतलब अ ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स और फर्म, ये सब मिला के कितना यूनिट प्रोड्यूस करना चाहते हैं उसको हम मार्केट सप्लाई बोलेंगे। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई और फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अपने आप को एक प्रोड्यूसर के रूप में देखें और इमेजिन करो कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया है, तो आप क्या चाहोगे कि उसका प्रोडक्शन आप बढ़ाओ सो दैट आपको उससे ज़्यादा प्रॉफिट मिले। तो उसी तरीके से यहाँ पर है लार्जर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विल बी सप्लाइड एट अ हायर प्राइस एंड स्मॉलर क्वांटिटी विल बी सप्लाइड एट अ लोअर प्राइस। किसी भी चीज़ का दाम बढ़ेगा तभी प्रोड्यूसर चाहेगा कि मैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करूँ और बेचूँ सो दैट मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिले उससे। नेक्स्ट है गोल्स ऑफ द फर्म। द गोल्स ऑफ द फर्म मे बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेल्स मैक्सिमाइजेशन और रिस्क मिनिमाइजेशन। तो डिफरेंट टाइप्स के फर्म होते हैं जिन लोग का गोल भी डिफरेंट रहता है। कोई प्रॉफिट ज़्यादा कमाना चाहता है, कोई ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना चाहता है, और कुछ फर्म्स होते हैं बस वो रिस्क मिनिमाइज करना ही चाहते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर कोई फर्म है जो सेल्स को ही मैक्सिमाइज करना चाहती है तो क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेगी। और अगर कोई फर्म है जो रिस्क मिनिमाइज करना चाहती है तो दे विल प्ले सेफ,
और बहुत हिसाब किताब से ही कोई भी अपना जो प्रोडक्ट है उसे प्रोड्यूस करेंगे, ताकि वो उनका बस एक ही एम है कि हमें लॉस ना हो, और उसको मेंटेन करने के लिए वो लोग हिसाब से ही अमाउंट प्रोड्यूस करते हैं कि जितना भी हम प्रोड्यूस के सब बिक जाए, कुछ वेस्ट ना जाए। नेक्स्ट है इनपुट प्राइस। इनपुट प्राइस मतलब होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी गुड को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कौन कौन से फैक्टर्स की ज़रूरत होती है, जैसे रॉ मटेरियल्स हो गए, लेबर हो गया, मशीनरी हो गई, तो इसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर इनपुट प्राइस बढ़ जाता है तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा कमोडिटी है उसका प्राइस बढ़ जाएगा। वेयर एज अगर हमारा इनपुट का प्राइस कम हो जाता है, मतलब प्रोड्यूसर को कम खर्चा करना पड़ेगा किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में, और वो ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटीज प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट है प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स और कमोडिटीज। सप्लाई ऑफ कमोडिटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, विच इज सब्सटीट्यूट्स। Producers have always the possibility of shifting from the production of one commodity to another. Suppose करो कि प्रोड्यूसर अभी गुड ए प्रोड्यूस कर रहा है, पर उसका जो सब्सटीट्यूट है गुड बी, उसका प्राइस सडनली बढ़ जाता है। फिर क्या करेगा प्रोड्यूसर? वो तुरंत शिफ्ट कर लेगा अपना प्रोडक्शन टुवर्ड्स बी। अब वो ए को साइड में कर देगा और बी का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि उसका प्राइस मार्केट में हाई है, जिसकी वजह से उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट है टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। An improvement in the technique of production, the invention of new machines and advanced techniques reduce the cost of production and increases the profit margin. मतलब अगर किसी भी गुड को प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास मशीनरी है, उसमें इम्प्रूवमेंट आए हैं, नई टेक्निक्स आए हैं या नई मशीनरी आई है, तो उससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन का टाइम भी कम हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। जैसे कोई कोई प्रोसेस होता है जहाँ पे ह्यूमंस काम कर रहे हैं, मतलब लेबर चाहिए वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उससे रोबोट से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। वहाँ उससे क्या होगा, हमारा एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, एरर के चांसेस कम हो जाएंगे और प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से होता है कि अगर टेक्निक्स इम्प्रूव होता है तो हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, मतलब मार्केट में सप्लाई भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द कमोडिटी। Supply of the commodities depends on whether the industry is monopolized or competitive. A monopolist firm will like to restrict the output so as to raise the market price. मतलब फर्म्स भी कई प्रकार के होते हैं इंडस्ट्रीज हमारे मार्केट में, कुछ मोनोपोलाइज्ड होते हैं, कुछ कंपेटिटिव होते हैं। मोनोपोलाइज्ड मतलब एक प्रकार का प्रोडक्ट है जिसको सिर्फ एक ही कंपनी रूल कर रही है, वही सिर्फ बेचती है, तो वो क्या करेंगे कि वो उसका आउटपुट कंट्रोल करेंगे, रेस्ट्रिक्ट करेंगे अपने हिसाब से, कि जब उसका डिमांड बढ़ने लगेगा तो फिर वो उसको ज़्यादा बेचना स्टार्ट करेंगे महंगे प्राइसेस में। तो यहाँ पे वो लोग क्या है, मार्केट प्राइस को कंट्रोल कर लेते हैं आउटपुट के थ्रू। पर अगर कंपटीशन है फर्म्स में, मतलब कंपेटिटिव टाइप का इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे क्या होगा, सारे फर्म्स में आपस में कंपटीशन रहेगा कि कौन सबसे ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करेगा, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा बेचे और प्रॉफिट अर्न करे। नेक्स्ट है द पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडीज। द इम्पोजिशन ऑफ हेवी टैक्सेस ऑन अ कमोडिटी इज लाइक एन इंक्रीज ऑन इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड देयरफॉर इट विल जनरली लीड टू अ डिक्रीज इन सप्लाई। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे टैक्सेस है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, सर्विस टैक्स है, कस्टम्स ड्यूटी है, ये अगर इंक्रीज होता है तो उससे क्या होता है, हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उस पर उसका असर आएगा, महंगा हो जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसकी वजह से सप्लाई हमें कम करना पड़ जाएगा। लेकिन अगर टैक्सेशन में कमी आती है या गवर्नमेंट हमको सब्सिडीज दे रही है, तो इससे तो प्रोड्यूसर को फ़ायदा होगा, तो फिर वो क्या करेगा, प्रोडक्शन अपना इंक्रीज कर देगा, मार्केट में सप्लाई आ जाएगी। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइसेस। If the producers expect an increase in the price of a commodity in future, then they will supply less today and hoard it is so as to offer a larger quantity in the future at higher prices. मतलब अगर प्रोड्यूसर्स को लगता है कि किसी भी कमोडिटी का प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है, तो लोग क्या करेंगे, आज से ही उसका सप्लाई कम कर देंगे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करके रखेंगे अपने पास। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में जब उसका प्राइस बढ़ जाएगा तो उसे तब वो लोग सप्लाई करेंगे, क्योंकि तब उन्हें प्रॉफिट मिलेगा। ऑन द अदर हैंड,
जब उन्हें लगता है कि किसी कमोडिटी का प्राइस गिरने वाला है फ्यूचर में, तो मतलब वो लॉस को अवॉइड करने के लिए वो जितने भी कमोडिटीज़ हैं उसको आज ही वो जल्द से जल्द बेच देना चाहेगा, सो दैट उसे आगे चल के लॉस ना हो। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेचुरल फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर्स लाइक ड्रॉट, फ्लड, अनफेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस एटसेट्रा एडवर्सली अफेक्ट द सप्लाई ऑफ कमोडिटीज़। मतलब कभी ज़्यादा बारिश हो जाती है, बाढ़ आ जाती है या सूखा पड़ जाता है, तो इससे क्या होगा, एग्रीकल्चरल कमोडिटी है उसका सप्लाई कम हो जाएगा। पर अगर ये जितने भी फैक्टर्स हैं, अगर ये सारे एडिक्वेट हैं, प्रॉपर है, सुटेबल क्लाइमेट रहता है, तो हमारा प्रोडक्शन अच्छा होगा एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ का, और उससे सप्लाई भी अच्छा होगा मार्केट में। नेक्स्ट है एग्रीमेंट अमंग प्रोड्यूसर्स। Sometimes producers may form a pool and enter into some agreement to restrict the supply of a commodity to earn large profits. They will create artificial scarcity of the commodities and as a consequence, supply will decrease. कई बार क्या होता है, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो लोग मिल के एक अग्रीमेंट बना लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि किसी भी कमोडिटी का सप्लाई रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं हम लोग, सो दैट हमें ज़्यादा उस पर प्रॉफिट मिले। ये कैसे होगा, वो मार्केट में ऐसा सिचुएशन क्रिएट करता है कि बहुत स्कैसिटी हो गई है, अब ज़्यादा सप्लाई नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से क्या होता है कि चीज़ें महंगी हो जाएंगी, और फिर महंगी हो जाने से तो प्रोड्यूसर को तो फ़ायदा ही होगा। जैसे कि आप नोटिस करोगे हर साल या हर अल्टरनेटिव ईयर में क्या होता है, प्याज का दाम एकाएक बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर्स ऐसे शो करते हैं कि बस अब तो उसका है ही नहीं सप्लाई मार्केट में, अब इतना ही है, अब वही उसी से काम चलाना पड़ेगा, तो फिर वो कम हो जाता है, स्कैसिटी हो जाती है। अब वो तो बेसिक चीज़ है, रेगुलर खाना बनाने के लिए काम में आती है, प्याज हो गया, टमाटर हो गया, तो लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे, तो महंगा हो जाता है तो भी लोगों को खरीदना ही पड़ता है। और इसी तरीके से प्रोड्यूसर्स ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट करते हैं मार्केट में। नेक्स्ट पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। जैसे कि ये टॉपिक सजेस्ट कर रहा है, अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ अच्छा है, तो फिर मार्केट में हमारा सप्लाई भी अच्छा रहेगा। सपोज एग्रीकल्चरल गुड्स हो गए, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, अगर हमारे रोड्स अच्छे हैं, गांव से मार्केट में आने के लिए, शहर में आने के लिए रोड्स अच्छे हैं, तो हम लोग कम टाइम में ही जो भी प्रोड्यूस्ड गुड्स है उसे मार्केट में लाके बेच सकते हैं और जल्द से जल्द प्रॉफिट रियलाइज कर सकते हैं। पर अगर रोड वगैरह ख़राब है तो फिर क्या होगा, किसान को वहाँ तक लेके जाने में, मार्केट तक लेके जाने में बहुत टाइम लगेगा, दिक्कतें आएंगी, और ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाता है कि उनके फ्रूट्स या वेजिटेबल्स सड़ने भी लगते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लॉस हो जाता है। तो ये था हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे द लॉ ऑफ सप्लाई। द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, द क्वांटिटी ऑफ एनी कमोडिटी that firms will produce and offer for sale rises with the rise in the price and falls with the fall in the price. मतलब हमने डिमांड में क्या सीखा था, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, देयर इज अ एडवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द डिमांड। जब प्राइस बढ़ता है किसी भी गुड का तो डिमांड घट जाती है उसके लिए, और जब प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ जाता है। लेकिन एज अ प्रोड्यूसर यहाँ पे क्या होता है, जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो प्रोड्यूसर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहता है। तो लॉ ऑफ सप्लाई में यही एक्सप्लेन कर रहा है कि जितने भी अदर थिंग्स है, अदर फैक्टर्स ऑफ सप्लाई है वो सेम है, लेकिन प्राइस में चेंजेस होने की वजह से सप्लाई में भी चेंजेस आता है। इन अदर वर्ड्स, द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट हायर द प्राइस ग्रेटर इज द क्वांटिटी सप्लाई एंड लोअर द प्राइस स्मॉलर इज द क्वांटिटी सप्लाई। और यहाँ पे हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलता है बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी। डायरेक्ट रिलेशनशिप और पॉजिटिव रिलेशनशिप कह सकते हैं। मतलब प्राइस इंक्रीज हुआ तो सप्लाई भी बढ़ जाएगा, प्राइस डिक्रीज हुआ तो सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सप्लाई शेड्यूल एंड कर्व। अ सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटीज which producers are willing to produce and sell at various alternative price during a given period. मतलब सप्लाई शेड्यूल एक टेबुलर स्टेटमेंट है जहाँ पे डिफरेंट क्वांटिटीज़ को प्रोड्यूसर डिफरेंट प्राइसेस पे सेल करता है एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम।
नेक्स्ट है अ सप्लाई कर्व. अ सप्लाई कर्व इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई. मतलब जो चीज़ हम यहाँ पे शेड्यूल बना रहे हैं सप्लाई का, मतलब डिफरेंट प्राइस है तो उस पर हम डिफरेंट क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं, ये एक टेबुलर फॉर्म में हम बनाते हैं. उसी को जब हम एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे सप्लाई कर्व बोलते हैं, जिसको यहाँ पे एक्सप्लेन करके रखा है. इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड कर्व, इससे मैं दोनों को एक साथ समझा दे रही हूँ जिससे समझना आसान रहेगा. It's a table or curve which shows various quantities of a commodity that an individual producer or a firm would offer for sale at different price during a given period. मतलब ये एक टेबल है जहाँ पर एक इंडिविजुअल फर्म या एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर सप्लाई करता है क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज एट डिफरेंट प्राइसेस. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जब प्राइस ₹10 है तो क्वांटिटी सप्लाइड 5000 है. जब वो 10 से इंक्रीज होकर 15 हो जाता है प्राइस, तो हमारा क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो रहा है. क्यों? क्योंकि हमारा प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप है. प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा. सिमिलरली यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहा है 20, 25, 30 और यहाँ पे 16,000 से 25,000 देन 35,000 इंक्रीज हो गया हमारा सप्लाई. यहाँ पे एक और कॉलम ऐड किया है सप्लाई कर्व को रिप्रेजेंट करने के लिए. हर पॉइंट के लिए हमने यहाँ पे डिनोट करके रखा है ABCDE. तो y एक्सिस पे प्राइस लिखा है और x एक्सिस पे क्वांटिटी लिख के रखा हुआ है. क्वांटिटी 1000 kg के हिसाब से है. यहाँ पे हमने स्मॉल करके लिखा है क्योंकि फुल अमाउंट लिखना तो पॉसिबल नहीं होता है और ऐसे समझने में भी आसानी होती है. तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, जब प्राइस 10 था तो हमारा क्वांटिटी सप्लाई कितना था 5000. जब बढ़ गया 15 हो गया तो हमारा सप्लाई भी बढ़ गया. उसी तरह से जैसे जैसे प्राइस बढ़ते गया हमारा क्वांटिटी भी बढ़ गया. तो ये रहा आपका सप्लाई कर्व जो अपवर्ड मूव कर रहा है ड्यूरिंग राइट डायरेक्शन. ये एक इंडिविजुअल फर्म का है, इसे हम इंडिविजुअल सप्लाई कहते हैं. नेक्स्ट है मार्केट सप्लाई शेड्यूल. पहले आपने पढ़ा कि एक इंडिविजुअल फर्म और एक इंडिविजुअल सप्लायर डिफरेंट प्राइस पे अपना डिफरेंट कमोडिटी सेल कर रहा है. यहाँ पे भी सेम चीज़ है, पर यहाँ पे पूल ऑफ प्रोड्यूसर है, अ ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर और फर्म जो कि डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं. तो इसलिए आप यहाँ पे देख रहे होगे जो क्वांटिटी सप्लाई बहुत ह्यूज है, इसको 1000 पर kg पे डिनोट कर रहे हैं. मतलब ये जितने भी, ये तो इंडिविजुअल है, ऐसे मल्टीपल इंडिविजुअल्स जब बनेंगे तब जाके हमारे को इतने ह्यूज क्वांटिटी मिलेगा सप्लाई का. यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि प्राइस जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है हमारा प्रोडक्शन भी हाई होते जा रहा है. इसे हमने ग्राफ में डिनोट करके रखा है और यहाँ पे भी हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है अपवर्ड. नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एक्सेप्शनल सप्लाई कर्व्स. हमने लॉ ऑफ सप्लाई में क्या सीखा कि प्राइस और सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है. प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई भी इंक्रीज होगा, लेकिन हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल्स भी हैं जिसे हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे. पहला है वर्टिकल सप्लाई कर्व. मतलब देयर आर सर्टेन गुड्स दैट द सप्लाई ऑफ विच कांट बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड एट ऑल. मतलब कुछ प्रकार के गुड्स होते हैं जिसका सप्लाई हम ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं. और वो किस तरीके के गुड्स हैं? रेयर गुड्स, जैसे क्लासिकल पेंटिंग हो गई, ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गए, रेयर पोस्टेज स्टैम्प्स, ओल्ड कॉइन्स. ये सब क्या है? ये सब पुरानी चीज़ें हैं जो एक बार प्रोड्यूस हो चुकी हैं. इनका डिमांड बढ़ेगा घटेगा, लेकिन इनका सप्लाई चेंज नहीं कर सकते हम डिमांड के हिसाब से, क्योंकि ऑलरेडी प्रोड्यूस चीज़ है. अब जैसे ओल्ड पेंटिंग, मोनालिसा की पेंटिंग एक ही है, अब उसके हज़ारों खरीदार हैं, लेकिन हम उसकी सप्लाई तो नहीं बढ़ा सकते क्योंकि वो एक ही पेंटिंग बनी हुई है दुनिया में. तो इस सिचुएशन में क्या होगा, डायग्राम में इलस्ट्रेशन में देख सकते हैं. प्राइस आपका बढ़ घट सकता है, लेकिन यहाँ पे सप्लाई कांस्टेंट ही रहेगा. इसीलिए ये एक एक्सेप्शनल है, प्राइस इम्पैक्ट नहीं कर रहा है इसके सप्लाई को. नेक्स्ट है बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व. In certain cases, a part of the supply curve may have a backward slope. This would mean that a smaller quantity would be offered at a higher price.
दैट एट अ लोअर प्राइस। यूजली हम क्या देखते हैं कि जब हायर प्राइस होता है तो जो क्वांटिटी होता है वो भी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, लोअर प्राइस पे कम होता है, लेकिन यहाँ पे उसका उल्टा हो रहा है। क्यों? इसको समझने के लिए हम एग्जांपल में लेंगे लेबर, क्योंकि हम इसको वर्किंग आवर में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर वेजेस बढ़ गया है तो फिर जो लेबर है वो चाहेगा कि वो जितना काम करता है नॉर्मल उतना ही करे और अच्छे पैसे कमा सके, और उसे अभी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे क्या हो रहा है, वो अपना टाइम सेव कर रहा है, कम टाइम में काम करके अच्छे पैसे कमा रहा है, और जो टाइम सेव कर रहा है उसको फैमिली के साथ स्पेंड कर सकता है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस होता है, और यहाँ पे कर्व बैकवर्ड स्लोप हो रहा है। मतलब पहले प्राइस ओपी पे कितना प्रोड्यूस होता था, ओ क्यू, लेकिन यहाँ पे प्राइस बढ़ गया तो हमारा क्वांटिटी यहाँ पे कम हो रहा है। जैसे मैंने लेबर के एग्जांपल में दिया, वो कम ही काम करेगा, क्यों? क्योंकि उसे पैसे अच्छे मिल रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या है, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। पहले डिस्कस करेंगे मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। When quantity supplied changes as a result of change in price alone, other factors remaining the same, it is known as change in quantity supplied. मतलब सप्लाई की क्वांटिटी में चेंजेस आ रहा है, किस लिए? क्योंकि प्राइस चेंज हो रहा है कमोडिटी का, अदर फैक्टर्स का नहीं, सिर्फ उस क्वांटिटी के प्राइस में चेंजेस आ रहा है। तो उस वजह से क्या होता है, चेंज होगा हमारे क्वांटिटी सप्लाई में। मतलब कमोडिटी के प्राइस में चेंजेस आने की वजह से सप्लाई में एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा। यहाँ पर लिखा है व्हेन द क्वांटिटी सप्लाइड राइजेस ड्यू टू राइज इन द प्राइस, इट इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। मतलब प्राइस हाई होते जाएगा तो उसका सप्लाई भी बढ़ जाएगा, उसे हम एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई कहते हैं। नेक्स्ट है व्हेन द क्वांटिटी सप्लाइड फॉल्स ड्यू टू अ फॉल इन इट्स प्राइस, इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। मतलब जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस गिर जाता है तो क्या होगा, उसका सप्लाई भी गिर जाएगा, जिसे हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई बोलेंगे। इसको इस डायग्राम से समझते हैं। पहले हमारा नॉर्मल सब देखते हैं। प्राइस OP1 पे, जो कि पॉइंट इधर पे इंटरसेक्ट कर रहा है OQ1 पॉइंट A1, ये हमारा नॉर्मल एक सप्लाई कर्व है। अभी हम क्या देखते हैं, हमारा प्राइस बढ़ के OP2 हो गया, तो प्राइस बढ़ा तो हमारा क्वांटिटी भी बढ़ जाएगा, क्योंकि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप OQ2। तो यहाँ पे इस सेम कर्व रहेगा सप्लाई का, लेकिन यहाँ पे एक अपवर्ड की ओर मूवमेंट होगा, जिसे हम एक्सटेंशन बोलेंगे ऑन सप्लाई कर्व। ऑन दी अदर हैंड, जब हमारा प्राइस OP1 से घट के OP3 हो जा रहा है तो हमारा सप्लाई भी कम हो जा रहा है OQ3। तो सप्लाई कर्व तो वही है, लेकिन यहाँ पे एक डाउनवर्ड की ओर मूवमेंट आप देख रहे हो, इसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट है शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। इससे पहले हमने डिस्कस किया एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, सेम सप्लाई कर्व पे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। क्यों? क्योंकि प्राइस में चेंजेस आता है तो सप्लाई में चेंजेस आए। लेकिन अभी इधर क्या है, प्राइस इम्पैक्ट नहीं करेगा, यहाँ पे अदर फैक्टर्स इम्पैक्ट करेंगे, जैसे इनपुट प्राइस हो गया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ गया, टैक्सेशन चेंज हुए, बढ़े या घटे, उन सब में जो चेंजेस आएगा उसकी वजह से सप्लाई कर्व में शिफ्ट होगा, और यहाँ पे प्राइस हमारा कांस्टेंट ही रहेगा। उसी को हमने डायग्राम में दिखाया है। तो हमारा यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है, इसलिए ओपी यहाँ पे डिनोट करके रखा है। पहले हमारा जो सप्लाई था वो OQ था, OP OQ, ये रहा हमारा सप्लाई कर्व। तो अभी क्या होता है, प्राइस तो हमारा कांस्टेंट ही है, लेकिन सपोज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में वो सस्ता हो गया, लेबर सस्ते हो गए हैं हमारे, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गया है, सब्स्टिट्यूट का प्राइस गिर गया है, इस तरह से क्या होगा, हमारा सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। तो OQ से OQ1 हो गया। यहाँ पे हम राइट डायरेक्शन में शिफ्ट देख रहे हैं, इसका मतलब S1 जो है इंक्रीज है सप्लाई का, और अगर ये जितने भी फैक्टर्स हैं, इनपुट प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी या टेक्नोलॉजी,
कि सारे अगर अनफेवरेबल हो जाते हैं तो हमारा सप्लाई भी कम हो जाएगा। मतलब OQ से OQ 0 हो गया और यहाँ पे हमारा लेफ्टवर्ड मूवमेंट हो गया, शिफ्ट हो गया हमारा सप्लाई का SO। मतलब अभी हमारी सप्लाई में कमी आ गई है ड्यू टू अनफेवरेबल फैक्टर्स। तो ये था हमारा शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। इसको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में मैंने लिखा है फैक्टर्स विच कॉज चेंज इन सप्लाई। टेबुलर फॉर्म में देख के आप इसे पढ़ेंगे, समझ भी आ जाएगा और इसे याद करना भी बहुत आसान है, एग्जाम में लिखने में भी आसानी रहेगी। तो हम इसे देखते हैं क्या है। तो इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई कैसे होता है, वो रहा उसका फैक्टर्स। यहाँ पे हमने अभी देखा इसके पहले वाले स्लाइड में प्राइस तो कांस्टेंट है, लेकिन अदर फैक्टर्स में चेंजेस आने की वजह से सप्लाई में चेंजेस आ रहा है। तो ये है वो सारे फैक्टर्स, इसमें जो चेंज आएगा उस वजह से इंक्रीज और डिक्रीज होगा हमारा सप्लाई। तो पहला फैक्टर है टेक्नोलॉजी। तो अगर टेक्निक्स में इम्प्रूव हो रहा है, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, मतलब इंक्रीज इन सप्लाई। लेकिन अगर वी आर यूजिंग लेस एफिशिएंट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, तो फिर क्या होगा, हमारा सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगा। सेकेंड फैक्टर है इनपुट प्राइस, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए। अगर इनपुट प्राइस कम हो गया, गिर गया है, तो हमारा सप्लाई बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सस्ता हो गया है। लेकिन अगर इनपुट प्राइस बढ़ जाता है तो हमारा सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ अदर गुड्स। तो अदर गुड्स मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स, अगर फॉल होगा उसका प्राइस तो हमारा सप्लाई बढ़ेगा, राइस होगा तो डिक्रीज हो जाएगा सप्लाई। नेक्स्ट है टैक्सेस एंड सब्सिडीज। अगर कमोडिटीज के टैक्सेस कम हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और हमको जो सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से वो बढ़ जाता है, तो हमारा इंक्रीज हो जाएगा सप्लाई। ऑन दी अदर हैंड अगर टैक्स बढ़ गया, सब्सिडी भी कम हो गई, तो हमारा सप्लाई कम हो जाएगा मार्केट में। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोड्यूसर्स प्राइस एक्सपेक्टेशन। अगर प्रोड्यूसर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसी भी गुड का प्राइस फॉल होगा फ्यूचर में, तो वो अभी इंक्रीज कर देंगे उसका सप्लाई, अभी बढ़ जाएगा। लेकिन उनको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, तो अभी वो रोक देंगे सप्लाई, जिसकी वजह से डिक्रीज हो जाएगा मार्केट में उनका सप्लाई। लास्ट पॉइंट है नंबर ऑफ सेलर्स। मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ते जाएंगे उस तरह से कंपटीशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करेंगे और मार्केट में सप्लाई भी बढ़ जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ सेलर अगर कम हो जाता है, मोनोपोली जैसा सिचुएशन हो जाता है, तो वो लोग अपने हिसाब से प्रोड्यूस करेंगे, कभी कम करेंगे कभी ज़्यादा करेंगे, क्योंकि उन्हें कोई कंपटीशन देने के लिए है नहीं। तो इस तरीके से चांसेस है कि डिक्रीज हो जाएगा हमारा सप्लाई। तो फ्रेंड्स, होप आप सबको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, हम वहाँ पे आपको उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। और हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर सिंपल पेपर। थैंक यू सो मच।